Hello, everybody. My name is Zainab, and I welcome you all to our another session wherein we are going to discuss the most important judgments for CLAT 2022. अच्छा, now all throughout the year हमने बहुत सारे judgments पढ़े हैं, बहुत सारे sessions दिए हैं आपके, be it in class, be it on YouTube, जहाँ पे हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं. अच्छा, अब आज के इस सेशन में हाउ इज इट गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर सेशन. हम यहाँ पे आपके साथ हर जजमेंट नहीं डिस्कस करेंगे, पर सिर्फ वही जजमेंट डिस्कस करेंगे विच वो वेरी इंपॉर्टेंट. अब हमने इन जजमेंट्स को एट लेंथ हमारे सेशंस में ले लिया है. अब हम आपको इसका थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देंगे. ये वीडियो जो आज ये वीडियो है ये इसका पार्ट 1 है. ऐसे ही इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं विच अदर फैकल्टीज विल बी कमिंग एंड बी टेकिंग योर सेशन ओवर हियर. अच्छा, अब क्योंकि ये वीडियोस जो हैं ये आपकी काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ रिवीजन है, इसलिए आपसे मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी बीच में. नाउ आई वुड वांट यू ऑल कि आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स दें ताकि वी एज योर फैकल्टीज अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली व्हाट वी कैन डू टू हेल्प यू. So definitely write your answers and let's begin our session without any further ado. Let's begin. Okay guys. तो जो हमारा फर्स्ट केस है that is that farmers have the right to protest. अच्छा, तो अब ये सिनेरियो शुरू तो हुआ कहां से? Why was this even a contention before the court कि फार्मर्स के पास क्या राइट टू प्रोटेस्ट है कि नहीं है? ये आया क्यों कोर्ट के अंदर ये मैटर? तो अच्छा, बैक व्हेन दिस एंटायर फार्म लॉ के बिल्स के ऊपर पूरा डिस्कशन चल रहा था इन द कंट्रीज व्हिच इवेंचुअली गॉट रिपील्ड, ठीक है, तो एक तरफ फार्मर्स थे हु वर सेइंग कि भाई उनके पास एक राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है एंड दिस प्रोटेस्ट दिस एक्शन ऑफ देम कंडक्टिंग प्रोटेस्ट और समथिंग इज अ वे ऑफ एन एक्सप्रेशन व्हिच इज प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 19. वहीं पे दूसरे हाथ पे हमारी कंट्री के कॉमन सिटीजन्स थे. उनका ये कहना था कि जो ये फार्मर्स है अपनी जो राइट टू प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनसे उनकी लाइफ काफी ज्यादा हैम्पर हो रही है. अब तुम सोचोगे कि हैम्पर कैसे हो रही है ना? अच्छा, उनका ये कहना था कि भाई क्योंकि फार्मर्स अपनी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं ये अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड, प्रोफेशन एंड बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं. क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज दीज फार्मर्स वर ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट एंड ऑल एट पब्लिक प्लेसेस, तो ये अपनी वर्क प्लेसेस पे नहीं जा पा रहे थे. तो उन्होंने कहा इससे हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी कर्टेल हो रहा है. साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुई थी तो ये पैंडेमिक के टाइम पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुई थी, राइट? तो उन्होंने कहा कि इसकी वजह से, इस प्रोटेस्ट की वजह से जो इसेंशियल सप्लाईज होते हैं जैसे कि खाने के आइटम्स, मेडिसिन एंड एक्सवाइजी, जो भी इसेंशियल सप्लाईज हैं उनका प्राइस बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है? अच्छा, अब जैसे मैं तुम्हें बताऊं तो जैसे हमारा जो फूड प्रोड्यूस होता है, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से एप्पल्स, बनानास एंड ऑल ऑफ दिस, ये कंट्री के किसी स्पेसिफिक पार्ट के अंदर प्रोड्यूस होता है. अब दिस इज sent via road or other means of transportation to other states, right? अब क्योंकि इन लोगों ने प्रोटेस्ट ये सब शुरू कर दी थी तो ऑब्वियसली वो कैसे सेंड करती. तो उन्होंने कहा था, लोगों का ये कहना था कि फार्मर्स की इस प्रोटेस्ट की वजह से इसेंशियल सप्लाईज के प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पैंडेमिक, जब लॉकडाउन सिचुएशन थी. तो अब कोर्ट में ये बात आई कि ठीक है, चलो, इफ द फार्मर्स आर सेइंग इट इज अ पार्ट ऑफ देयर राइट टू एक्सप्रेशन, तो इसके ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगे. ऑब्वियसली एज वी नो कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट तो होते नहीं है, उनके ऊपर तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. तो एट लेंथ कोर्ट के अंदर ये बातें हुई कि भाई आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करता है वो क्या क्या है, और फार्मर्स अगर इस राइट को एक्सरसाइज करना भी चाह रहे हैं तो उनके ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी. सबसे पहले उन्होंने कहा अगर एक फार्मर को प्रोटेस्ट करना है तो उन्हें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो वो लोग जो फार्मर्स हैं वो मूवमेंट ऑफ द पब्लिक को हैम्पर ना करें. साथ ही साथ पब्लिक ऑर्डर एट ऑल टाइम्स मेंटेन करें, कोई भी नॉन वायलेंट चीज ना करें. साथ ही साथ उनका यहाँ पे कहना था कि डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए और दे विल बी सब्जेक्टेड टू द कंट्रोल ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उन्हें बताएगी कि ये कहाँ पे प्रोटेस्ट हो सकती है, कितने बजे नहीं हो सकती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे ये कहा था दैट जो ये पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक वेज, पब्लिक हाईवेज के ऊपर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ये नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो बस यहाँ पे इतनी सी बात थी कि इफ दे वांट टू प्रोटेस्ट दे कैन श्योरली प्रोटेस्ट बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19, बट इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे. ठीक है, हैविंग सेड सो, अब है हमारा क्वेश्चन टाइम. ओके, सो लेट मी नो that which article under the Constitution of India guarantee right to assemble peacefully.
आई बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। मैं आंसर्स को कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, राइट? तो आप अपने आंसर्स अपनी आप अपनी प्रिपरेशन खुद वहां पे देख सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं. सो आई बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज. Our next news is consent of family not required once two adults decide to marry. Okay, let's understand the facts of the case. Let's understand कि इस केस में इशू क्या था, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. द कोर्ट ने एसेंशियली फाइनली क्या रूल किया, ठीक है? अब यहाँ पे देयर वाज अ कपल, ठीक है? This couple, rather let's say कि एक मेल था और एक फीमेल था. They were working together. They fell in love with each other and wanted to marry. अब जो लड़के की फैमिली थी, they were not really, they were okay with the marriage. However, जो गर्ल की फैमिली थी, वो इस शादी से खुश नहीं थी. अब लड़की ने क्या किया? लड़की, without even the permission of her parents, she married the guy who she wanted to. एंड उसने क्या किया कि अपने मैरिज का सर्टिफिकेट वाया व्हाट्सएप भेज दिया अपनी फैमिली को. अब इसकी फैमिली ने क्या किया? इसकी फैमिली ने एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दी कि भाई हमारी लड़की घर से खो गई है, मिसिंग है, नहीं मिल रही है, एनएक्सवाईजी, ठीक है? अब क्या हुआ कि भाई इस लड़की ने, जैसे इसको ये मिसिंग कंप्लेंट का पता चला, इस लड़की ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस को ये बताया दैट शी इज मैरिड एंड शी इज हैप्पी अबाउट दिस फैक्ट एंड शी इज हैप्पीली मैरिड. बट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस ने कहा कि भाई आप एक काम करो, मैं भी इस केस को क्लोज करना चाहता हूँ, कम टू द पुलिस स्टेशन एंड रिकॉर्ड योर स्टेटमेंट, ठीक है? दिस गर्ल सेड कि देयर इज अ थ्रेट टू हर लाइफ एंड हर स्पाउसेस लाइफ अगर वो पुलिस स्टेशन आती है, ठीक है? टू दिस द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सेड कि अगर आप नहीं आओगे तो देयर आर चांसेस कि आपकी फैमिली आपके ऊपर फॉल्स चार्जेस ऑफ थेफ्ट लगा दे और आपकी रेपुटेशन, आपकी स्पाउस की रेपुटेशन माइट गेट क्या बोलते हैं वो हैम्पर हो जाए. और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आपकी वर्क प्लेस के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि उसका नाम उछलेगा एक्सवाईजी, ठीक है? तो अब कोर्ट के अंदर दो इश्यूज आए. सबसे पहले, क्या ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जो कुछ भी कहा था, करा था, वाज इट राइट? एंड सेकेंडली, क्या यहाँ पे जो उसकी जो फैमिली ने जो एफआईआर लॉन्च की थी, क्या उसे क्वॉश करना चाहिए या नहीं क्वॉश करना चाहिए? हैविंग सेड सो, अब कोर्ट ने यहाँ पे कुछ जजमेंट्स दिए और कुछ कुछ बातों को डिस्कस किया. क्या थी वो बातें? लेट्स डिस्कस, ठीक है? सबसे पहली बात, उन्होंने यहाँ पे ये कहा दैट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस को पहले तो उन्होंने रेप्रिमांड किया. उन्होंने कहा कि दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. अगर कोई सामने से कह रहा है दैट देयर इज अ थ्रेट टू लाइफ और समथिंग, यू शुड हैव गॉन टू द रेसिडेंस एंड रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट, ठीक है? साथ ही साथ जो आप उन्हें डरा रहे हो कि कोई आपके ऊपर फॉल्स चार्जेस कर देगा एंड एक्सवाईजी, दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड, दैट वाज अ रॉन्ग थिंग टू डू. साथ ही साथ कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि भाई इफ देर आर टू कंसेंटिंग अडल्ट्स हु आर मेजर अबव द एज ऑफ 18, ठीक है, अगर वो शादी के लिए कंसेंट करते हैं एक्सवाईजी, दे कैन श्योरली मैरी, ठीक है? उन्हें अपनी फैमिली का कंसेंट लेने की या सोसाइटल नॉर्म्स को अग्री करने की जरूरत नहीं है. इफ दे वांट टू मैरी, दे आर कंसेंटिंग अडल्ट्स, दे कैन श्योरली गो अहेड एंड मैरी. अब यहाँ पे कोर्ट्स ने 3 जजमेंट्स को एट लेंथ डिस्कस किया. अब यहाँ पे आप देख रहे होगे मैंने आर्टिकल 21 लिखा है, राइट? इन तीनों के तीनों जजमेंट्स में कोर्ट ने क्या बात कही? उन्होंने कहा, इन द केस ऑफ शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन द केस ऑफ शाफिन जहान एंड अशोकन KM and others, and they also discussed the KM Puttaswamy judgment and versus Union of India. यहाँ पे इन तीनों केसेस में ये बात कही थी कि जो मैट्रिमोनियल मैटर्स होते हैं, दे आर इसेंशियली अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. क्यों? आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है? राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट? अब उन्होंने कहा कि एक इंसान के पास अगर ये चॉइस हो ही ना कि वो किसके साथ रहे, किसके साथ नहीं रहे एंड एक्सवाईजी, तो उसकी डिग्निटी पे सबसे पहले बात आती है. साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें राइट टू प्राइवेसी गारंटी करता है, राइट? तो उन्होंने कहा ये जो मैट्रिमोनियल मैटर्स हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी. कि भाई एक इंसान ने किससे शादी करनी है, किससे नहीं शादी करनी है, वो उसका अपना एक इंडिविजुअल चॉइस है. इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय और गार्नर्ड बाय व्हाट अदर्स आर थिंकिंग. तो यहाँ पे उसके पास एक सर्टेन लेवल ऑफ प्राइवेसी है इन दीज मैटर्स, राइट? तो उन्होंने यहाँ पे कहा कि यू कैन श्योरली गो एंड मैरी एनी पर्सन ऑफ योर चॉइस इफ यू आर एन अडल्ट, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट जजमेंट. Okay, but before we move on, I have a small question for you. Answer: law relating to marriage of Hindus is codified under Hindu Marriage Act of 1995.
Hindu Adoption and Maintenance Act of 1956, Child Marriage Restraint Act of 1929, or D, all of the above. ठीक है? So now let's move on to the next question. The next news is marital rape form of cruelty? अच्छा, अब इस केस में पहले हम बात करते हैं हुआ क्या था, क्या नहीं हुआ था, and so on and so forth. ठीक है? So there was this one female. She was married in the year 1995 to this one person. This person जिसके साथ उनकी शादी हुई थी वो एक डॉक्टर थे, but then he was pursuing the business of real estate and XYZ. And he used to inflict a lot of cruelty onto the wife. Both mentally, physically, forcing her into things when she was not even okay with it and XYZ. अब क्या रहा, उन्होंने यहाँ पे इस लेडी ने सबसे पहले फैमिली कोर्ट में केस डाला फॉर डिवोर्स. फैमिली कोर्ट ने इन्हें बोला कि भाई आपको डिवोर्स ग्रांट हो जाएगी और लेडी के फेवर में बोला. अब क्या हुआ, इस लेडी का जो हस्बैंड था उन्होंने केरला हाई कोर्ट में केस फाइल किया फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. अब ना व्हाट डज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट मींस? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का बेसिक मतलब ये होता है कि जो पार्टीज होती हैं जो कि एक मैरिटल रिलेशनशिप में है, उनकी कुछ मैरिटल ऑब्लिगेशंस होती हैं. मतलब कि एक मैरिज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता दैट टू पार्टीज आर लिविंग टुगेदर इन अ सर्टेन हाउस अंडर अ सिंगल रूफ, बट दे हैव सर्टेन मैरिटल ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स ईच अदर. तो अगर कोई पार्टनर वो नहीं फुलफिल करता है तो आप कोर्ट की एक मदद ले सकते हैं, वेयर इन द कोर्ट कैन डायरेक्ट कि आप सामने वाली पार्टी के साथ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में जाएं और आप अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस पूरी करें. हाउएवर रिमेंबर वन थिंग कि कोर्ट इस चीज के लिए कंपेल नहीं कर सकता है. अब जब ये मैटर गया कोर्ट के अंदर तो एक बात हुई. ठीक है, बात ये रही कि भाई एक फीमेल जो है क्या उसके पास ये ऑटोनॉमी है इन द मैरिज कि वो डिसाइड कर सके कि वेदर शी वांट्स टू गो इनटू द सेक्सुअल इंटरकोर्स और शी डज नॉट. क्या उसके पास कोई मैरिटल रेप के लिए कोई उसके पास रेमेडी है भी कि नहीं है? ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस दैट. बिफोर वी मूव ऑन टू दैट कि क्या हुआ इस केस में XYZ, मैं आपको थोड़ा सा इस चीज के बारे में थोड़ा सा और बताती हूँ. मैरिटल रेप पर से is not recognized under the Indian Penal Code. And why so? अब ये हमारी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट थी which was the 172 रिपोर्ट which was published in the year 2000. उन्होंने कहा था कि हम मैरिटल रेप को दो वजह से पेनलाइज नहीं कर रहे हैं. वन, there is a possibility of false cases being lodged, and two, अगर हम इन मैटर्स के ऊपर भी एजुकेट करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो जाएगा इनटू द मैरिटल मैरिज इज समथिंग व्हिच इज पर्सनल टू ऑल ऑफ अस, राइट? तो उन्होंने कहा अगर हम इसके अंदर भी इंटरफेयर करने लगेंगे तो देयर बी अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस, इसलिए हम इसके ऊपर कोई भी चीज इसके अंदर हम बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं. अच्छा, अब जब उन्होंने ये कहा तो लेट्स अंडरस्टैंड एज टू व्हाट डज एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 बेसिकली सेज. ठीक है, एक्सेप्शन 2 सिंपल से इतनी बात कहता है कि अगर कोई सेक्सुअल एक्ट होता है बाय अ मैन विथ अ वाइफ ऑफ हिज, ठीक है, और जो वाइफ है शी इज नॉट बिलो द एज ऑफ 15 years, तो इट विल नॉट अमाउंट टू रेप. अच्छा, अब इसका कॉन्ट्ररी मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई वाइफ है वो 15 years के बिलो है, ठीक है, एंड आप उसके साथ कोई भी सेक्सुअल एक्ट करते हैं तो इट विल अमाउंट टू रेप. ठीक है, अब यहाँ पे डिस्कस हुआ था डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्जन. व्हाट डज डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्जन बेसिकली मींस? डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्जन बेसिकली ये कहता है दैट एक फीमेल ऑन टू द मैरिज विद अ मेल अपनी एक आइडेंटिटी लूज कर देती है. नाउ कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन को डिस्कस किया और उन्होंने कहा कि ये जो एक्सेप्शन कार्व आउट हुआ है अंडर सेक्शन 375 वो सपोर्ट करता है डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्जन को. बट रिमेंबर वन थिंग गाइस, डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्जन इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, बट कोर्ट का यहाँ पे ये कहना था कि ये जो एक्सेप्शन कार्व आउट हुआ है दैट इज सपोर्टिंग दिस डॉक्ट्रिन. ठीक है, अच्छा, हैविंग सेड सो कोर्ट ने यहाँ पे ये बात कही कि भले ही मैरिटल रेप जो है वो अभी तक हम पीनलाइज नहीं कर रहे हैं, बट इस पर्टिकुलर ग्राउंड को एक फीमेल ये कह सकती है कि उसके साथ मैरिटल रेप हुआ है, विच कैन एसेंशियली मीन कि उसके साथ एक क्रूएलिटी हुई है और वो इस ग्राउंड के ऊपर डिवोर्स ले सकती है. अच्छा, हैविंग सेड सो कोर्ट ने यहाँ पे कुछ जजमेंट्स डिस्कस किए थे. वो जजमेंट्स क्या थे? लेट्स डिस्कस. फर्स्ट जजमेंट वाज स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन. अब उन्होंने यहाँ पे कहा
कि अगर किसी फीमेल के साथ एक नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो इट विल मीन कि उसके साथ एक सर्टेन डिग्री ऑफ वायलेंस हुआ है। फिर देयर वाज दिस अनदर केस ऑफ सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एसोसिएशन। उन्होंने यहाँ पे कहा कि भाई जो आर्टिकल 21 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो इंश्योर करता है हमारा जो एक फीमेल का एक राइट है ऑफ राइट टू चॉइस वेदर शी वांट्स टू गो इन फॉर अ sexual intercourse or she does not want to go into a sexual intercourse or anything, that is basically governed by article 21। क्यों article 21? क्या हमारा आर्टिकल 21 हमें पर्सनल लिबर्टी गारंटी करता है? बिल्कुल हमें गारंटी करता है। क्या हमें कोई प्रिवेसी ग्रांट करता है? बिल्कुल हमें वो एक प्रिवेसी ग्रांट करता है। क्या हमें वो एक डिग्निटी ग्रांट करता है? बिल्कुल से करता है। हमारे पास राइट टू लिव विद डिग्निटी है, उसी के अंदर राइट टू प्रिवेसी भी हम रिसेंट जजमेंट्स जो भी आए हैं उसी के अंदर वो प्रिवेसी को भी इंटरप्रेट करने लगे हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा एक फीमेल की बॉडीली इंटेग्रिटी, वो उससे किसके साथ वो सेक्सुअल एक्ट करना है नहीं करना है वो अपनी उसकी इंडिविजुअल चॉइस है। सो इफ अ फीमेल wants to seek divorce onto the ground of marital rape, she can certainly do so because it amounts to cruelty, ठीक है। तो guys, this was it from my side. I hope you all enjoyed the session. Do let us know in the comment section below if you want more such videos, and do let us know if you like today's session too. Okay? So I'll see you all in the next session. Have a nice day. Bye bye.